नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एन व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। जैसा कि कल अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली की विशेषताएं और प्रश्नावली के संबंध में प्रश्नावली का प्रयोग कैसे करना चाहिए, प्रश्नावली में किस किस प्रकार के प्रश्न होना चाहिए, प्रश्नावली की छपाई, कागज, प्रश्नावली की लंबाई, किस प्रकार उनका मार्जिन छोड़ना चाहिए, किस प्रकार प्रश्नों को हम लोग प्रश्नावली में सेट करना चाहिए, है ना, उसमें पूर्व परीक्षण किस प्रकार करना चाहिए है। उसके बाद जब प्रश्नावली भेजते हैं तो सहगामी पत्र क्या होता है, वो उसमें क्या क्या लिखा जाता है। उसके बाद डाक द्वारा प्रेषण करते हैं और उसके साथ क्या और लगाना चाहिए, जैसा कि आपको सबको स्पष्ट है। आज अपन बातचीत करेंगे अनुगामी पत्र। ये जो कि उत्तरदाता को एक मोटिवेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनुगामी पत्रों का प्रयोग उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि सामाजिक सर्वेक्षणों में सूचनादाता को भरकर नहीं लौटाते हैं। अनुगामी पत्र भेजने की आवृत्ति इस प्रकार बताई गई है। पहला, प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन पश्चात, वो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट पत्र भी बोल सकते हैं। दूसरा, द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम अनुगामी पत्र के 1 सप्ताह बाद। तृतीय अनुगामी पत्र द्वितीय पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजना चाहिए। इस पर भी सूचना न मिले तो सूचनादाता का नाम भी सूची से हटा देना चाहिए। अर्थात 3 अनुगामी पत्र अपन भेजते हैं। पहला, जब अपन प्रश्नावली को भेज देते हैं तो यदि इस बीच उसका कोई भी रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आता है तो हम 15 दिन के भीतर एक पत्र को भेजते हैं। उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमें भेज दीजिए। और दूसरा जो भेजते हैं हम लोग उसके अंतर्गत उसके द्वितीय अनुगामी प्रथम के 1 सप्ताह बाद फिर उनको एक रिमाइंडर भेजते हैं कि प्लीज़ आप भिजवा दीजिए। और फिर अपन लोग तीसरा अनुगामी पत्र 2 सप्ताह बाद भेजते हैं। तो ये पर्याप्त समय हो जाता है, लगभग 6 सप्ताह का, लगभग 5 सप्ताह अनुमानित रूप से। और इन 5 सप्ताह के पश्चात भी यदि वह उत्तरदाता उस प्रश्नावली को हमारे पास पुनः नहीं लौटाता है तो हमें उससे जो हमारी लिस्ट है उससे उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि अब उसका मन उसको अनुसूचित प्रश्नावली को भरने का नहीं है और अब हमको वो नहीं भेज पाएगा। अब उसके लिए समय खराब करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब प्रश्नावली की विश्वसनीयता, किस प्रकार हमें इस प्रश्नावली की विश्वसनीयता बनी रहती है। उत्तरदाताओं ने जो कुछ सूचनाएं दी हैं वे कहाँ तक विश्वसनीय है, इस प्रश्न पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि विश्वसनीयता का तभी पता लगता है जब अधिकतर प्रश्नों के अर्थ अलग अलग लगाए हो। ऐसी स्थिति में शंका उत्पन्न होती है। अविश्वसनीयता की समस्या निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, गलत एवं असंगत प्रश्न। जब गलत और असंगत प्रश्नों को प्रश्नावली में सम्मिलित किया जाता है तो उनके उत्तर भी उत्तरदाता अपने अपने दृष्टिकोण से देते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा दी गई सूचनाएं विश्वसनीय नहीं हो सकती। दूसरा, पक्षपातपूर्ण निदर्शन। निदर्शन का चयन करते समय यदि सावधानी नहीं रखी गई तो उसके परिणामों में विश्वसनीयता नहीं आ सकती। यदि सूचनादाताओं के चयन में अनुसंधानकर्ता प्रभावित हुआ है तो निश्चित रूप से प्राप्त सूचना प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकती। तीसरा, नियंत्रित व पक्षपातपूर्ण उत्तर। प्रश्नावली प्रणाली द्वारा प्राप्त उत्तर बहुत कम सही होते हैं, क्योंकि कुछ लोग गोपनीय एवं व्यक्तिगत सूचनाएं देने से संकोच करते हैं और अपने हाथ से लिखकर देने से डरते हैं। अतः उनके उत्तरों में पक्षपात की भावना होती है। उनके उत्तरों में या तो तीव्र आलोचना मिलेगी या पूर्ण सहमति। संतुलित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाते। नेक्स्ट, विश्वसनीयता की जांच। प्रश्नावली में दिए गए उत्तरों में विश्वसनीयता प्राय कम पाई जाती है, इसलिए उनकी जांच कर लेनी चाहिए। इसके कतिपय तरीके निम्नवत हैं। पहला, प्रश्नावली को पुनः भेजना। विश्वसनीयता की परख के लिए प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास पुनः भेज देना चाहिए। यदि उनके उत्तर इस बार भी पहले की तरह ही मेल खाते हैं तो प्राप्त सूचना पर विश्वास किया जा सकता है।
यह जांच तभी उपयोगी सिद्ध हो सकती है जब उत्तरदाता की सामाजिक, आर्थिक या मानसिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ। नेक्स्ट, समान वर्गों का अध्ययन। विश्वसनीयता की जांच के लिए वही प्रश्नावली अन्य समान वर्गों के पास भेजी जाए। यदि उनसे प्राप्त उत्तरों और पहले वाले वर्गों द्वारा दिए गए उत्तरों की समानता है तो दी गई सूचना पर विश्वास किया जा सकता है। यदि दोनों में काफ़ी अंतर है तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। उपनिदर्शन का प्रयोग करना, यह भी जांच करने का एक महत्वपूर्ण विधि है कि प्रमुख निदर्शन में से एक उपनिदर्शन का चयन कर प्रश्नावली की परख की जा सकती है। उपनिदर्शन से प्राप्त सूचनाओं और प्रमुख निदर्शन से प्राप्त सूचनाओं में यदि काफ़ी अंतर पाया जाता है तो प्रश्नावली अविश्वसनीय समझी जाएगी। यदि दोनों में बहुत कम असमानता है तो इसे विश्वसनीय समझा जाएगा। नेक्स्ट, अन्य तरीके। प्रश्न पद्धतियों में साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण को सम्मिलित किया जा सकता है। इन विधियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लगभग समान हो तो प्रश्नावली को विश्वसनीय समझा जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रश्नावली के गुण। प्रश्नावली तथ्यों को प्राप्त करने में प्रश्नावली प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। इसके गुणों के कारण तथ्यों को आसानी से एकत्रित किया जाता है। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, विशाल अध्ययन क्षेत्र, कम व्यय, सुविधाजनक, पुनरावृत्ति की संभावना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचना। इस प्रकार इसके प्रमुख इसकी जो है वो विशेष गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो पहला इस जो उसकी विशेषता है विशाल अध्ययन क्षेत्र। इस पद्धति द्वारा विशाल जनसंख्या का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अन्य प्रणालियों में विशाल समूह के अध्ययन के लिए धन, समय और परिश्रम अधिक खर्च होता है और साथ साथ सूचनादाताओं के पास भटकना पड़ता है। इन समस्त बुराइयों से यह प्रणाली सबसे अच्छी है, इसलिए एक विशाल क्षेत्र के लिए उपयोगी मानी जा सकती है। इसमें कम व्यय लगता है। इस प्रणाली में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः पैसे की बचत होती है, कम व्यय होता है, केवल छपाई और डाक खर्च ही होता है, या फिर एक या दो अन्वेषक प्रश्नावली के हाथ को बांटने के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। तीसरा, सुविधाजनक। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता सुविधा यह है कि सूचनादाताओं को कम समय के अंदर ही प्राप्त कर लिया जाता है। प्रश्नावलियों को उत्तरदाताओं के पास भेज दिया जाता है और कुछ ही समय के भीतर इनको उत्तरदाता सूचना सहित भेज देते हैं। अनुसूची, साक्षात्कार आदि प्रणालियों में अध्ययनकर्ता स्वयं को व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है और सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। अतः इस दुविधा से बचने के लिए प्रश्नावली प्रणाली बड़ी सुविधाजनक है। पुनरावृत्ति की संभावना, अलग अलग समय में प्रश्नावलियों को उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए भेज दिया जाता है, या कुछ ऐसे अनुसंधान होते हैं जिनमें निश्चित समय के बाद कई बार सूचना प्राप्त करनी होती है, तो इसके लिए प्रश्नावली बहुत बड़ी उपयोगी मानी जा सकती है। और लास्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष सूचना। प्रश्नावली के माध्यम से हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष सूचना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो उत्तरदाता है वो वहाँ पर किसी के सामने नहीं बैठा है और उसे ये पहले ही आश्वस्त कर दिया जाता है कि जो आपके द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे उन्हें पूर्ण गोपनीय रखी जाएगी, उसमें किसी प्रकार का आपके नाम का इत्यादि का उजागर करने का नहीं होगा। तो प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाताओं को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता के समक्ष नहीं आना पड़ता है, अतः उत्तरदाता बिना संकोच और हिचकिचाहट से स्वतंत्र और निष्पक्ष सूचना देने का प्रयत्न करता है। साक्षात्कारकर्ता की अनुपस्थिति उत्तरदाता को एकांतता का एहसास कराती है और इसलिए वे उन सभी घटनाओं का विवरण देते हैं जिन्हें अन्यथा वे प्रकट नहीं कर पाते। इस स्थिति में या इस पद्धति के द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय मानी जा सकती है। नेक्स्ट है प्रश्नावली की सीमाएं। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रश्नावली की कुछ लिमिटेशंस है, इसके भी कुछ कमियां हैं जो कि हम पढ़ेंगे। यह प्रणाली भी दोष रहित नहीं है, इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। पहली, प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की संभावना नहीं, गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त, पूर्ण सूचना की कम संभावना, उत्तर प्राप्ति की समस्या। तो पहली बात हम जब करते हैं प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन की संभावना नहीं, चूंकि प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के तथ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अतः प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शनों का चयन नहीं हो सकता है। इस प्रकार यह पद्धति में उत्तरदाताओं की संख्या को सीमित होता है। डाक का पता सही नहीं होने के कारण कुछ योग्य उत्तरदाता छूट जाते हैं।
इसलिए चयनित प्रतिदर्श की कई बार पक्षपातपूर्ण हो जाता है। दूसरा, गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। प्रश्नावली द्वारा केवल छोटे मोटे तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, प्रश्न की गहराइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। साक्षात्कार द्वारा मनुष्य के मनोभाव, प्रवृत्तियां, आवेगों तथा आंतरिक मूल्यों का गहराई से अध्ययन हो सकता है, जबकि प्रश्नावली द्वारा केवल सहायक सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वोत्तम प्रश्नावली की अपेक्षा उत्तम साक्षात्कार द्वारा ही अधिक गहन अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट, पूर्ण सूचना की कम संभावना। कई बार प्रश्नावली के संबंध में ये थोड़ा कटु अनुभव रहा है कि उत्तरदाता बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो यह कि उनका अनुसंधानकर्ता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, और दूसरी बात उनका स्वयं को कोई प्रयोजन हल नहीं होता, अतः वे लापरवाही से जवाब देते हैं। आंशिक उत्तर विश्लेषण को प्रभावित करते हैं, शब्दों का अर्थ अलग अलग लगाया जाता है, फलस्वरूप उनके उत्तर विश्वसनीय, कई बार विश्वसनीय नहीं होते। नेक्स्ट, उत्तर प्राप्ति की समस्या। प्रश्नावलियों के उत्तर न तो समय पर आते हैं और न ही उनके उत्तर ही सही आते हैं। बार बार याद दिलाने पर भी वे समय पर नहीं लौटाई जाती हैं। आमतौर पर 30 या 40% प्रश्नावलियाँ ही वापस आती हैं, अतः कई बार अनुसंधानकर्ता परेशान होकर उनको लिखना ही छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता का पता नहीं लग सकता। इस प्रकार अगर अपन सार संक्षेप में जब प्रश्नावली की बातचीत करें तो प्रश्नावली विधि की सहायता से विशाल जनसंख्या, बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों, व्यवस्थाओं आदि का अल्प समय में तथा सीमित क्षेत्र में अध्ययन तो कर सकते हैं। इसमें सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने तथा उनके आने जाने का खर्च देने, समय नष्ट करने आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सूचनादाताओं से उसकी सुविधा एवं इच्छानुसार स्वतंत्र तथा प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली एक स्वयंचालित प्रणाली है। इसे डाक से प्रेषित कर देने के पश्चात सूचना संकलन का काम स्वतः होने लगता है। इससे अधिक सुगम सुविधाजनक विधि और कोई नहीं है। किसी विषय या व्यक्ति पर जनमत, किसी विधेयक पर प्रतिक्रिया, संभावित योजना एवं सुधारों पर सुझाव अथवा संबंध व्यक्तियों की कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए इसे बहुत अधिक उपयोगी माना जा सकता है। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली का अध्ययन किया। धन्यवाद, नमस्कार।